दिया खामोश है मगर किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। इसी रोशनी की तलाश में यमुनानगर हरियाणा, जो कि सहारनपुर के पास में है, रोशनी की तलाश करते हुए साहिल सेनन मुंबई की तरफ आए। आज से 3 साल पहले की बात है और इन्होंने यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारी चीज़ें करी और इनकी जर्नी जारी है। बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले जो हमारा शो का फॉर्मेट है फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज़ के स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पीछे लेके जाते हैं, आज से 20 साल पहले जब आप स्कूल में थे, किस तरीके के स्टूडेंट थे आप? सर मैं था बड़ा तगड़ा शरारती और लड़ाकू। अच्छा, देख के ही लग रहा है। इतना लड़ाकू नहीं था, बट मेरे को मतलब मजाक और पंगे लेना बड़ा पसंद था स्कूल में। और था मैं बड़ा तगड़ा बैक बेंचर। अपने दोस्तों का ग्रुप होता था 5-6 लोगों का, जो बैक बेंचर अपना पीछे बैठते थे। आगे से कोई मतलब नहीं है, क्या चल रहा है ये नहीं पता, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कुछ नहीं, अपनी मस्ती चलती है पीछे, बस ये सीन होता था। बाकी ये है कि पढ़ने में कैसे थे? लड़ाइयाँ भी हुई है साथ में स्कूल में। पढ़ाई में हम अच्छे थे, मतलब हम अगर हमने 60% कुछ सिलेबस मिस भी करा, बट हम रिकवर कर लेते थे टाइम पे, फास्ट थे उस चीज़ में। ओके, मतलब जैसा देखा जाए तो एक स्टूडेंट रहते हैं ना जिन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, मतलब वो बदमाशी में भी नंबर 1 रहते हैं और पढ़ने में भी रहते हैं, कहीं ना कहीं उस टाइप के मिक्स। हाँ, कहीं ना कहीं मिक्स थे उस टाइप के। हाँ, और आपकी पर्सनालिटी भी उस तरीके से थी, लाइक अभी जैसे है चौड़े लंबे। जी। तो लड़ाई में तो फिर आपसे कोई लड़ता ही नहीं होगा? नहीं, लीडर मैं ही होता था, इसलिए स्कूल में लीडर मैं ही होता था। मेरे साथ होते थे 5-6 लड़के, हाँ भाई क्या हुआ, तेरे को कोई हाथ नहीं लगा रही है वो, बल्कि वो मेरे को प्रोटेक्ट करता है भी ये हमारा लीडर है, तो मेन ये रहेगा, इससे हमने सारी चीज़ पूछनी है, इसको बतानी है। अच्छा, तो वो राजा वाली फीलिंग थी? वो थी। हाँ, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयाँ नहीं हुई, आपने ही लोगों को मारा है। नहीं, तो उसको लड़ाई नहीं, इसको वन वे बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ी भी है। और टीचर से भी पढ़ी हैं क्या? टीचर से भी पढ़ी है, प्रिंसिपल से भी पढ़ी है। प्रिंसिपल ने तो काफ़ी धोया हमें। अच्छा, कुछ एक इंसिडेंट बताना चाहेंगे जिसमें ऐसा कुछ हुआ था? मीन्स मैं बताता हूँ आपको। एक बार 6th क्लास की बात है, मैं और मेरा दोस्त अभिषेक, अब तो बड़ा अच्छा दोस्त है, बाकी उस टाइम पे काफ़ी लड़ाई चलती थी हमारी। अगर कोई वो बेंच पे बैठे हैं तो पीछे से अगर खींच के थप्पड़ मार के चले जाना, खींच के। बंदा इतनी देर सुन रहा था अभी कौन मार के गया, ये सीन चलता था। तो ऐसे मेरे को पता लगा उसने मेरे साथ ये करा, तो मैंने प्रकार आपको पता ही है, तो वो उसके ना मतलब पेट पे बिल्कुल मार दिया था। थोड़ी सी मतलब लग गई थी, खून आना शुरू हो गया था। बाकी साथ में लड़के लुड़के तो वो कह रहे भी सीरियस मैटर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा डर भी होता ही है ना बच्चों को कि हाँ ये वो। तो उस वजह से उसकी शर्ट भी थोड़ी फट गई थी और ऐसे, तो उस वजह से वो प्रिंसिपल को पता लगा। प्रिंसिपल ने फिर कान कुन खींचे, 1-2 लगाए। अच्छा। और घर तक बात पहुंची, यहाँ फ़ोन नंबर तो ये वो, मम्मी से बात करनी, ऐसे बात पूछ हुई। तो फिर मम्मी ने भी घर पे जाकर तगड़ी वाली क्लास लगाई, दोनों तरफ से रगड़ा मैं ही गया। और आज वो अभिषेक दोस्त मेरा बड़ा अच्छा, मतलब बेस्ट फ्रेंड ही है, काफ़ी अच्छा, तो हम याद करते हैं। बाकी स्कूल की यार, जो स्कूल की लाइफ है वो कभी आ ही नहीं सकती, और उससे बेस्ट कोई लाइफ ही नहीं है कभी। और जिन दोस्तों से हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं वही लॉन्ग टर्म में भी हमारे अच्छे दोस्त रहते हैं। ट्रू। तो बात म्यूजिक की करेंगे। स्कूल के दौरान वो जो कीड़ा था म्यूजिक का, वो कौन से टाइम पे ऐसा लगा आपको कि इसमें ही आपको करियर बनाना है, या फिर थोड़ा सा स्पार्क आ गया था? स्कूल के टाइम पे तो ये था, मतलब बचपन में कार्टून भी देखते थे, तो उसमें भी जब म्यूजिक चलते थे ना, इंट्रो या आउट्रो म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक का बड़ा शौक था। तब से समझ आता था भाई हाँ ये म्यूजिक चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है। धीरे धीरे बाकी मैं सुनता सब आर्टिस्ट को सुनता हूँ मैं धीरे धीरे, मतलब मैंने समझ आया कि हाँ म्यूज़िक की लाइन ये है और ऐसे। और लिखने का ये सीन हुआ मेरा कि मतलब मैं 2017 या 18 से मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करा, थोड़े 2 लाइनें 4 लाइनें ऐसे। बाकी म्यूज़िक मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, म्यूज़िक के बिना मैं रह ही नहीं सकता। मैं सीधी किसी से कोई बात करूँ, मैं किसी का ट्रैवल करूँ, कुछ करूँ, मैं म्यूज़िक लगा देता हूँ। वो बंदा मेरे से बात करे, मैं हेडफोन लगा लिया, ख़त्म। वो कह रहा भाई बड़ा यार ये तो एरोगेंट है। मैंने कहा यार मेरा म्यूज़िक के बिना मैं जी नहीं सकता, मैं ये सीन है मेरा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आप मुंबई एक म्यूजिशियन बनने या रैपर बनने नहीं आए थे, आप आए थे एक्टर बनने। जी। और उसकी क्या कहानी है? एक्चुअली मैं एक्टिंग का भी बड़ा तगड़ा शौक है मेरे को। मैं तगड़ा वर्ड इसलिए बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हरियाणा और उधर के लोग जो है ना, वो थोड़े अपने एक्सेंट को लेके, और वी आर प्राउड ऑफ आवर एक्सेंट। तगड़ा एक वर्ड बहुत अच्छा लगा, धाकड़ वर्ड लगा, हाँ राइट। तो वो सीन है। बाकी बट क्या जो एक्टिंग का कीड़ा था आपके अंदर, हाँ वो कहाँ से आया, क्या था? एक्टिंग का कीड़ा यहाँ से है। पहले मैं आपको थोड़ी सी और पीछे जाके थोड़ी सी अपनी घर की स्टोरी बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या था कि मैं था 4 साल का, 2004 की बात है। तब मेरे पापा की मतलब हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। उस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पे आ गई थी और मेरे पे आ गई थी। खैर मैं छोटा था उस टाइम, मेरे को इतना नहीं पता था। मम्मी ने जैसे तैसे करके पढ़ाया, जो भी करा।
थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ 13-14 साल तक मेरे को मतलब ध्यान लगना हुआ कि यार कैसे खर्चा चलता है ये वो, तो मेरे को थोड़ी समझ आने लगी भी यार कैसे दुनियादारी है, कोई भी मतलब पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता। तो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब बाहर भी काम करना स्टार्ट किया। मैंने जल्दी लेफ़्ट कर दिया था स्कूल अपना, और मैंने फिर जॉब स्टार्ट करी। जॉब स्टार्ट करने के बाद मैंने 2 साल काम किया गिफ्ट शॉप पे। यमुनानगर में गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे मैंने काम किया। 2800 रुपये 2800 मेरी सैलरी होती थी उस टाइम पे। तो यह कि घर का रेंट वगैरह निकल जाता था, तो मेरे को था कि चल यार मम्मी को थोड़ा मतलब सपोर्ट कर दिया है ना, तो वो चीज़ होती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं काम करने लगा। 2 साल हो गए मेरे को काम करते, बट मम्मी को भी अच्छा लगता था भी ये 12-12 घंटे काम करता है, कितनी बुरी हालत हो रही है इतनी कम उम्र में। आपको पता है फिर है ना कितना, जब किसी के पास काम करो शॉप पे, होलसेल की शॉप है, तो काफ़ी काम करना पड़ता है, हैवी भी करना पड़ता है बच्चे को भी। तो वो देखते हुए फिर मम्मी ने क्या करा, एक कमर्शियल व्हीकल दिलवा दी मेरे को किसी और के नाम पे। इतना बड़ा रिस्क उन्होंने इसलिए लिया भी ताकि मेरे को सुकून रहे, मैं गाड़ी चला सकूं या कुछ करूं, तो मेरे को कमाई गाड़ी से हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ थोड़ी रहे। हाँ, मेरे को फिजिकल ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। तो हमने उसमें कमाई भी थोड़ी ज़्यादा थी, इनकम भी ज़्यादा थी। तो मैंने कमर्शियल गाड़ी हमने डाली, जैसे टाटा एस सबको पता होगा, वो डाली, छोटा हाथी। हाँ, तो 2 साल वो चलाई और मम्मी मेरे साथ चली। मम्मी मेरी इतनी सपोर्टिव है हर चीज़ में, जो मैं कहूँ ना ये चीज़ करनी है तो वो उसका बुरा और अच्छा बताती हैं, और जो उसका अच्छा होता है उसकी साइड मेरे को लेके जाती हैं। बड़ी सपोर्टिव है। तो मतलब आपके मेंटर हैं वो? बिल्कुल वही है सब कुछ। और उनके बाद फिर भगवान है। ये 2 चीज़ें मेरी लाइफ में है जिनको मैं मेन प्रायोरिटी पे रखता हूँ। हाँ जी। तो कमर्शियल व्हीकल पे, कमर्शियल व्हीकल मेरी मम्मी ने अपना, हम 2-3 साल मम्मी मेरे साथ चली, टोटल 4 साल रखी हमने गाड़ी। उसमें इनकम अच्छी थी, काफ़ी अच्छी कमाई थी, बट वो ये ना कि ड्राइवर है या कुछ है, लोग ऐसे समझते हैं ये कौन से काम में डाल दिया तुम लोगों ने, ड्राइवरी का काम अच्छा नहीं होता, नशे पत्ते करते हैं लोग। तो वो फिर मम्मी कहती भाई ये काम भी सही नहीं है, ये चलो मजबूरी है तो हमने कर लिया। उसके बाद रिस्क भी बहुत है उस काम में, कि रोड पर चलना 24 घंटे, 100 चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता है, रिस्की काम होता है ना। तो उसके बाद फिर 4 साल वो करा। फिर मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट है, मैंने थोड़ी थोड़ी एडिटिंग सीखी। मैंने अपने यूट्यूब पे धीरे धीरे कंटेंट डालना शुरू करा, किसी और के, जैसे दिलजीत दोसांझ के गाने हो गए या फिर बादशाह के हो गए, गाने लेके मैं उनके गानों की सेम वीडियो अपने लिए बनाता था फ़ोन से। ना उस टाइम कुछ होता था इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं, फ़ोन से बना के यूट्यूब पे एडिट करना, अपने CPU ले लिया कोई भी सेकंड में, उससे एडिट करना और डालना। जबकि ना सीखा कभी एडिटिंग ना कुछ, फिर मेरे को समझ आया यार क्रिएटिविटी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा पैशन है एक तरह से। मेरे को धीरे धीरे तब पता लगा जब मैं था 15-16 साल का, मैं बोला म्यूज़िक वीडियो ये सब कर सकते हैं हम। मैंने एडिटिंग थोड़ी सीखी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने गाड़ी का काम छोड़ दिया धीरे धीरे। फिर से मैं एक शॉप पे काम करने लग गया, बिकॉज मेरे को गाड़ी के काम में ना टाइम नहीं मिलता था। तो मैं शॉप पे काम, मैंने कहा चल थोड़ा टाइम करता हूँ। मैंने एक्टिंग वगैरह के देखे, जो कि यूट्यूब पे सब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, यहाँ ऑडिशन भेजना है या मेल करना है, जैसे यशराज ये वो बड़े बड़े जो हैं। तो मैंने भी इंट्रो बनाने शुरू कर दिया अपने। इंट्रो स्टार्ट करके मैंने यशराज को भेजा, 3-4 लोगों, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को भेजा, मुकेश छाबड़ा ये वो, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस को भेजना स्टार्ट किया। हाँ जी हाँ जी। मेरे को लगा क्या पता कहाँ से किस्मत खुल जाए यार, कुछ पता नहीं लगता। और उस टाइम जब बंदा छोटा तो उसे लगता बड़ा ईजी है यार, करके हो गया काम, ऐसा नहीं होता। तो मैंने यशराज से, एक्चुअली मेरे को आ गया रिप्लाई मेल पे शानू शर्मा जी का। अच्छा। तो रिप्लाई है, तो मैं को एक बार लगा, मैंने कहा यार फेक है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब यशराज का मेरे को, मैं इतना तगड़ा एक्टर भी ना ट्रेंड हो ना कुछ। तो फिर रिप्लाई है, तो फिर मैंने चेक करा, मैंने मिलाया, मैं कहा यार तो ऑफिशियल है उनका। तो फिर उसमें लिखा हुआ था यू कैन कम टू आवर ऑफिस इन मुंबई, ये एड्रेस है, तो आप आओ एक बार, इंट्रो और अपना ऑडिशन दे के जाओ। अगर आपकी प्रोफाइल कहीं पे फिट हुई तो वी कैन कॉल यू फॉर कैरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, चेक के लिए, कैमरा चेक। हाँ डन। कैमरा चेक के लिए उन्होंने पहले बुलाया मेरे को इंट्रो के लिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मुंबई जा सकते हैं। मतलब यही ट्रिगर पॉइंट था, मेन यही था कि यार फेमस होना, और मेन था कि पैसा भी कमाना साथ में। क्योंकि मम्मी ने बहुत मतलब परेशानियां देखी हैं बचपन से, तो मेरे को तो मेन फोकस ये था कि उनकी परेशानियां ख़त्म करनी है। वो कैसे होंगी, वो होंगी पैसे से, क्योंकि पैसे ही टेंशन देते हैं ज़्यादा आजकल, अब सबको पता ही है ना मेन वो। उसके बाद तो चलो हर चीज़ बंदा सेटल कर लेता है। फिर मुंबई आया मैं। मुंबई आने के बाद मैं जब आया पहली बार मैं स्टेशन पे, तो पहली बार तो मैं बहुत रोया। पहले बताता हूँ ये चीज़। हाँ जी। क्या हुआ कि मैं आया था ठंड के टाइम में, उधर थी नॉर्थ साइड काफ़ी ठंड थी, यमुनानगर अम्बाला, काफ़ी मतलब दिसंबर का टाइम था। तो मैं आया तो यहाँ पे आके, हाँ जी यही महीना था, 3 साल पहले। हाँ 3 साल पहले। तो मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे तो काफ़ी चहल पहल है, यहाँ तो मतलब गर्मी है और लोग घूम फिर रहे हैं, मतलब बहुत, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है, चल रहे हैं बस अपनी धुन में घूम चल रहे हैं सब तगड़े तरीके से। मैंने कहा यार ये तो, मैं कहा कहाँ पे आ गया मैं। वहाँ पे तो मतलब सब शांत थे, बातचीत करने, किसी को रोक के पूछ लो, यहाँ भी पूछ सकते हैं बट टाइम नहीं किसी के पास, यहाँ पे बिजी लाइफ है। तो फिर मैं 9 दिन यहाँ पे रहा और मैंने ऑब्जर्व किया भी क्या क्या चलता है। शानू शर्मा जी से मिला वहाँ पे, मैंने उनके वहाँ पे इंट्रो दिया ऑडिशन, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी प्रोफाइल के लिए बता देंगे जो भी कैरेक्टर अगर मिलेगा कास्टिंग के लिए।
उसके बाद मैं मम्मी से बात करता था फ़ोन में, मैंने कहा यहाँ पे ये है, ये लाइफ चल रही है, वो। तो मैं रोता भी बहुत था क्योंकि मम्मी से दूर कभी रहा नहीं बचपन से, ठीक है, उनसे लगा हुआ है। तो उसके बाद रोया रोया तो मैंने मम्मी को एक चीज़ बोली, मैं अंदर से टूटा भी हुआ था कि ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना कोई रिलेटिव है, ना कुछ है। तो फिर मैंने एक चीज़ अपना फ़ैसला बनाया कि यार जो भी करना है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे कोई भी काम करना पड़े, पर वो मुंबई में ही करना है। एक मैंने अपना टारगेट बना लिया कि मुंबई, बस उसके आसपास कुछ नहीं। मैंने मुंबई फिर प्लान करा अपनी मम्मी के साथ, जो भी मेरा सामान वगैरह था सब दे दूँ के, फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट जैसे भी करके रिस्क लिया। लोग लॉकडाउन में यहाँ से जा रहे थे और मैं लॉकडाउन के टाइम पे इधर शिफ्ट हुआ हूँ। क्या बात है। मीन्स दिसंबर की एंड में, ऑलमोस्ट जनवरी की मतलब स्टार्ट हो गया था, तो मैं 28 दिसंबर को इधर शिफ्ट हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे जूनियर आर्टिस्ट काम किया कलर्स पे, और एक तो और सोनी वगैरह पे जूनियर आर्टिस्ट किया, इंस्पेक्टर का आया रोल मेरे को, मैंने करा धीरे धीरे, उसमें मैं प्रोग्रेस कर रहा था। बट म्यूज़िक मेरा हमेशा बचपन से रहा ही है साथ, म्यूज़िक में मैं सुनता ही रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। 3-4 साल से मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिखते लिखते और बेटर होता गया और फिर मेरे को समझ आया यार ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कभी बोर ही नहीं हो सकता। एक्टिंग में मैं थक के बोर हो जाता हूँ यार, कितना अब करना पड़ेगा। म्यूज़िक में ज़िंदगी में कभी बोर ही नहीं हुआ, चाहे आप 24 घंटे कहो कि हाँ तूने ये लिखना है, तेरे को एक गाना बनाना है या तेरे को सुनना है, मैं ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जितने गाने मैं सब सुनता हूँ, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में। क्या बात है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि अब मुंबई से मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी रोजी रोटी का तो इंतजाम हो गया? अच्छा, तो वो मेरा हो गया था जब मैं जूनियर आर्टिस्ट, मैंने इंडस्ट्री में काम किया, फिल्म सिटी में काम स्टार्ट करा, तो मेरा तभी हो गया था। तब मेरे को फील हो गया था कि नहीं यार कर सकता हूँ। और कुछ शिव जी का मैं बड़ा तगड़ा भक्त हूँ, मेरी मम्मी भी और मैं भी, तो शिव जी को बहुत मानते हैं हम, तो उनकी सपोर्ट से मेरे को लगा वो कभी अब दिक्कत आने नहीं देंगे आगे। जब यहाँ तक मैं आ गया तो आगे भी ज़रूर जाऊँगा, ये चीज़। और कौन सा टाइम था वो, मतलब आप दिसंबर में आए थे, लेकिन कौन सा कितने महीने के बाद आपका ऐसा एक टाइम आ गया जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं अब यहाँ रहने वाला हूँ? मेरे को आ गया था जनवरी में, मतलब मुंबई आने के 15 दिन तक मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। क्या बात। 15 दिन तो मैं काफ़ी टूटा रहा, तो मम्मी को भी टेंशन थी, बट उन्होंने जाहिर नहीं किया कि, उन्होंने सोचा अगर मैं टूट गया तो फिर ये और टूट जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट बना के रखा, एक मतलब एक बाप की तरह वो मतलब साथ खड़े रहे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तूने जो भी करना है आई विल सपोर्ट यू। क्या कमाल की बात है कि मात्र मुंबई आने के 15 दिन में ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जो लोगों को सालों साल नहीं आता। और भगवान करे कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद बरकरार रहे। लेकिन जैसा कि आपकी सबसे बड़ी जो आपको मानते हैं कि मुंबई में स्टेबल होने के लिए जो था कि आप जूनियर आर्टिस्ट के बाद मिक्का पाजी के साथ काम करने लग गए, उसकी कहानी बताइए। वो एक्चुअली में ऐसा हुआ कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, आप सबको जैसे मैंने बताया, तो क्या था मेरे पास कुछ गाने थे, 2-3 गाने थे जो मेरे को लग रहा था भी मिक्का सिंह गा सकते हैं, तो मेरा दिल था भी उनसे मैं ट्राई करूं गवाने की, या फिर कुछ उनको मिलूं, उन तक के गाने पहुंच जाए एक बारी, तो उनको भी लगे यार कि हाँ गाने में कर सकता हूं। मिक्का सिंह ही क्यों? क्योंकि वो गाने उनके टाइप के थे। अच्छा। और मैंने सुना भी है कि हाँ वो काफ़ी सपोर्टिव है हर चीज़ को लेके, मैंने काफ़ी लोगों से सुना, मुंबई में भी सुना और अपना पंजाब हरियाणा में तो सुना ही था, उनके गाने रहते भी टॉप पे हैं, और वो द किंग, जो भी गाने हैं वो हिट है, बिल्कुल हिट है, वो हिट मशीन है। तो इस वजह से मेरे को था भी उनसे करना है, और वो मेरे को किसी न किसी चीज़ में सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और वैसा ही हुआ असल में। मैं उनसे एक बार मिला, उनकी बिल्डिंग के नीचे ही मिला, तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा सर गाने हैं मेरे पास 2-3, आप एक बार सुनोगे? मैंने उनको थोड़ा बहुत बताया अपना, ऐसे मैं आया हूँ, ये करके मैंने रिस्क लेके आया हूँ, जो भी उनको मतलब उनको सच्चाई दिखी उस चीज़ में, जो भी उनको उनके दिल में पता नहीं क्या आया, उन्होंने सीधा अपना नंबर मेरे को दे दिया। वो कह रहे मेरा नंबर लिखो और मेरे को मिस कॉल मार दे अभी। ऐसे बड़ी आराम से बात करी, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मतलब सपना सच जैसा लग रहा था। हाँ बिल्कुल यार, इतने बड़े स्टार हैं 20-25 साल से इंडस्ट्री में, है ना, तो सारे इतने अक्षय कुमार, सलमान खान, सबको उन्होंने मतलब आवाज़ दी है। मैंने कहा यार ये तो बुलंद आवाज़ वाले बंदे हैं और इतने प्यार से बात कर रहे हैं मतलब मेरे साथ, तो फिर मैंने कहा यार ये तो ठीक हो गया काम। तो मेरे अपना उन्होंने मिस कॉल दी, उसके बाद कह रहे चलो, कह रहे आपने पहले क्या क्या किया है? मैंने कहा सर मेरे को कैमरा वगैरह चलाना आता है, डायरेक्शन आती है, वीडियो डायरेक्शन, और मेरे को एडिटिंग भी आती है, तो मैं वो सब कर लेता हूँ। तो कहते हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी है वैसे, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना 2-3 दिन तक, फिर मैं आपको दोबारा रिवर्ट यू क्या बनता है। बट आपको कॉन्टैक्ट कैसे मिला उनका, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? वहाँ तक मैं पहुँचा यूट्यूब के ज़रिए। अच्छा, कि अच्छा ये यहाँ पे रहते हैं, जैसे होता है ना मुंबई आके भी बड़े बड़े स्टार कहाँ रहते हैं, अच्छा ये जुहू में इस जगह रहते हैं, इनका घर ऐसा दिखता है, तो मैं वहाँ पे था, तो कपिल शर्मा और मिक्का पाजी का एक ही बिल्डिंग में घर है, तो मेरे को ये था यार मिलूंगा, मैं तो फोटो वीडियो के लिए था, तो मिक्का पाजी के लिए मेरे को था भी गाने हैं उनके लिए मेरे पास। तो फिर वहाँ जाने के बाद मैं उनसे जब मिला तो मेरे को यार लगा बड़े डाउन टू अर्थ हैं यार, तो मतलब और भी चीज़ें पूछ रहे हैं बड़े आराम से, वरना यूजुअली ये होता है ना कि हाँ अच्छा चलो ठीक है आपको बताएंगे, कहीं तो बंदे लेते भी नहीं गाना, कहीं कहते हैं कोई बात नहीं आप बाद में आना, ऐसे कह देते हैं। तो मेरे को लगा यार ये तो अच्छी चीज़ है,
तो फिर मेरी उनसे बात हुई, बात होने के बाद उनका नंबर आ गया। नंबर आया तो मैंने ना 2-3 दिन बाद उन्हें कॉल किया। मैंने नंबर आया उनके, मेरे फिर 2-3 दिन बाद मैंने उन्हें कॉल किया। कॉल करने के बाद तो उन्होंने ना फ़ोन उठाया। पहली बात तो उन्होंने पहला फ़ोन उठाया, दूसरी बार मैंने फिर किया। मेरे को भी टेंशन थी कि भाई क्या होएगा क्या नहीं होएगा, कि गानों को लेके मैं था एक्साइट गानों को लेके ज़्यादा, यार हो गया तो फिर अच्छी बात है ना। और मेरी क्या औकात है अभी, जो इतना बड़ा बंदा अगर गाना गा दे, जिसने मेरे को अपना नंबर दे दिया है ना, डायरेक्ट पर्सनल नंबर। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सेकंड कॉल करा तो उन्होंने उठाया। तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी कोई काम है नहीं इंडस्ट्री में, वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, वो मार्च की बात है, मार्च अप्रैल की। तो कह रही अभी मत कॉल करना, मैं खुद कॉल करूँगा तुम्हें। तो मेरा दिल सा टूट गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया एकदम। मैंने कहा उस दिन तो बड़े अच्छे से बात हुई, अचानक क्या हो गया। होता है ना बड़े स्टार लोग भी कुछ मीटिंग में या कहीं और मैं परेशान कर रहा हूँ, वो चीज़ हो गई थी। तो फिर उसके बाद ना उनका रात को मैसेज आया। रात को क्या मतलब रात के 2-2:30 बजे मैसेज आया। तो मैं तो सोया हुआ था। तो उनका मैसेज आया, बेटा तुम ना कल सुबह 11 बजे घर आओ, बिल्डिंग में आओ मेरे घर। तो मैंने कहा, मैंने ना सुबह 8 बजे मैसेज देखा। मैं 8 बजे किसी और प्लान में था उस दिन का। मैंने कहा यार कहीं और जाऊँगा, ये वो ट्राई करूँगा, पार्टी करूँगा। मैंने जब उठा तो मैंने देखा कि यार 8 बजे इनका मैसेज आया हुआ है, रात को 2-2:30 बजे का उनका मैसेज है। तो मैंने चेक किया 8 बजे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी भी खुश होगी। तो मैं अपनी मम्मी के साथ उनके घर पे गया। बड़े अच्छे उन्होंने हॉस्पिटैलिटी पूरे अच्छे से करी, जैसे कि कोई बड़ा स्टार ही आया होता है, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वो, जबकि मैंने कुछ भी करके दिखाया नहीं था उन्हें उस टाइम। तो उन्होंने कहा मम्मी को भी ऐसे ऐसे करके इसको हम अभी देखते हैं, अपना काम वगैरह करवा के वीडियो का भी और लिरिक्स भी सुनते हैं, जैसा सही लगा आपको बता देंगे। तो मैं एक दिन उनके पास काम किया, उनका कोई शूट चल रहा था उसी बिल्डिंग में। तो एक्चुअली उनके कैमरे वगैरह वो सब प्रोडक्शन अपनी रखते हैं, तो उनके ना कैमरे पड़े थे। तो शूट चल रहा है, मैं ना कैमरा उठा के उनकी ना फ़ोटोज़ वगैरह लेने लग गया, और वो कैमरा भी लेटेस्ट था। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरे को ये भी आता है कैमरा, ये सब भी आता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा फिर तो ठीक है यार। मैंने उन्हें फ़ोटोज़ दिखाई, वो उन्हें ही रियली लव्स इट। तो फिर मैंने कहा यार ये तो मस्त है। मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया ना किसी। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है फिर डन, तुम अभी हमारे साथ ही रहो, हमारे साथ ही काम करो। तो मैं अब तब से मेरे हौसले और बुलंद हो गए। मैंने कहा अगर दिल में चाह या फिर भगवान साथ है तो सब कुछ ही होगा। तो मतलब आपकी मम्मी बहुत खुश हुई सबसे? मम्मी बहुत खुश हुई, यस। तो तब से मैं अपना 2 साल से मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ, और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। बाकी बाहर से इंडस्ट्री मतलब थोड़ी, जैसे कहते हैं ना मुंबई पहले कैसा लगा या कैसा एक्सपीरियंस था बाद में एंटर करने के बाद। बट एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा मेरे को डिफरेंस कुछ दिखा नहीं। बस ये है कि मेहनत करो और काम कंसिस्टेंसी बनाए रखो तुम काम में। बाकी मैंने मिक्का भाई से काफ़ी कुछ सीखा। वो मेरे को ट्रैवल पे भी सब जगह लेके गए, ऑल ओवर इंडिया का मैंने टूर कर लिया उनके साथ ऑलमोस्ट। तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला शोज़ पे, हर चीज़ कैसे करते हैं, कैसे बात करनी है, कैसे मीटिंग करनी है, हर चीज़ मैंने उनसे सीखी है। बाकी ही हैज़ अ रियली बिग हार्ट। राइट। तो एक सिंगर, एक लिरिसिस्ट जो है वो रैप की दुनिया में कैसे उतर आया? उसको रैप का कीड़ा कहाँ से आ गया? यार रैप कैसे है कि मिक्का भाई के गाने मेरे को बहुत पसंद है, सुनता मैं सबको हूँ। बाकी मिक्का भाई के गाने तो नेक्स्ट लेवल हैं ही है। बाकी मैं ना अब गा तो सकता नहीं, तो मेरे को बादशाह शुरू से ना बहुत पसंद है। बादशाह, हनी सिंह, ये सब मेरे को गाने, इनका गाने का जो तरीका होता है या जो भी मतलब इनके सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि उतना मैं गा भी सकता था। अगर टीवी पे गाना आ रहा तो मैं उतना गा सकता था। अब कोई अच्छे सिंगर या अरिजीत सिंह है, मैं गाता तो गाने खराब हो जाता था है ना। तो फिर मैं मतलब म्यूजिक गॉड गिफ्टेड नहीं है, लेकिन आपको रैप के कॉन्सेप्ट पता है? रैप के कॉन्सेप्ट पता है मेरे को। तो फिर मैंने बादशाह को फॉलो करना स्टार्ट किया, और मैंने देखा उनके गाने पे गाने आ रहे हैं, है ना। और वो लिखते भी खुद हैं। सबसे बड़ी बात, जो आर्टिस्ट खुद लिखता है ना, मेरे को वो बहुत पसंद आता है। जैसे में एमी बंटाई हो गया, अपना डीनो जेम्स हो गए, आपको पता है यहाँ पे मुंबई रैपर 47 हो गए, बाली हो गए, दिल्ली के भी काफ़ी सब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। हाँ, जो लिखते भी खुद है और अपनी स्टोरी दुनिया के आगे रख देते हैं, है ना। तो वो चीज़ बादशाह भी उनमें से थे। बादशाह कमर्शियल भी संभालते हैं, अंडरग्राउंड भी। तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता था। तो मैंने कहा यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको फॉलो करते हुए मतलब अपना रैप में अपना सोचा कि करियर बनाऊंगा। और बाकी लिखना तो मैं लिखता वैसे भी गाने हूँ, मतलब सुर वाले भी लिखता हूँ, अरिजीत सिंह टाइप भी लिखता हूँ, और रैप वाले भी लिखता हूँ, अंडरग्राउंड, कमर्शियल, हर तरह के गाने हैं मेरे पास। ओके, तो आपने मतलब रैप की दुनिया में आप ऐसे आ गए, ठीक है जी। तो अगर बात करी जाए बादशाह की, तो आपको भी तो लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बादशाह बादशाह कह के बुलाते हैं, ऐसा क्या है? क्या आप सिर्फ रैप करते हैं इसलिए, या फिर आप भी उनकी तरह हट्टे कट्टे लंबे हैं? रैप के लिए तो मेरे को बोला है कई लोगों ने, तो मैंने कहा चलो थोड़ी मैं टोन चेंज करके देखता हूँ। तो वो कहते हैं भाई काफ़ी इंस्पायर लगते हो बादशाह भाई से। तो बाकी बॉडी देख के भी बोलते हैं कि यार आप वैसे ही हो, और मतलब उनका फेस भी थोड़ा वैसे ही है ना, बबली सा। तो बोलते हैं, मेरे को इंस्टा पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं यार अपकमिंग बादशाह बोलते रहते हैं। तो मैंने कहा यार एक तो ये मेरे लिए वैसे प्राउड मोमेंट ही है, बादशाह इज़ अ बिग नेम इंडस्ट्री में, है ना।
तो फिर मैं कहता हूँ यार, मैंने कहा थैंक यू सो मच, इतना मत अभी कंपेयर करो आप कि ये को। मैं कहा वो एक तरह से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उनके ऐसे कहाँ लग सकता हूँ यार, है ना, मैं उनको फॉलो ही कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब एजुकेशन की बात करेंगे। आपने बताया कि आप स्कूलिंग किया आपने, आई थिंक उसके बाद से आपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया या छोड़ दिया, या क्या रीजन थे जिनकी वजह से छोड़ दिया? यार मैंने एजुकेशन मेरी अपना मैट्रिक तक करी मैंने, उसके बाद फिर मैंने फिर स्कूल लेफ़्ट किया, क्योंकि मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी मेरे ऊपर, आपको बताया मैंने, उस वजह से ना तो मेरे को ये था भी मम्मी का बोझ कम करना है, मेरे को जो प्रॉब्लम चल रही है घर की वो ख़त्म करनी है, मेरे को पढ़ाई से मतलब मेरे को उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये था यार बस अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है ये कैसे हमने अपना चलाना है ना, राइट। तो उसके पीछे मैं भागा काम की तरफ। तो तब से मैं 12-13 साल का था जब से मैं काम करने लग गया, और अब मेरे को ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए काम करते हुए। तो उसके बाद मैंने ओपन ट्राई किया, बट मेरा दिल इतना लगा नहीं। बट मेरे को कभी कभी लगता है कि यार पढ़ाई करी होती तो और अच्छा होता, और ज़्यादा अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस और लेवल बड़ा होता। तो आपने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, मतलब हिंदुस्तानी होते हुए हमारी तो सेकंड लैंग्वेज है, हाँ। मतलब प्राइमरी लैंग्वेज नहीं, फिर भी आपने स्कूल, आपने मैट्रिक के बाद ड्रॉप आउट किया, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी आपने? नॉलेज कहाँ से आप गेन करते रहे? यार इसका मेरे को शौक तो शुरू से ही था, बाकी कर नहीं पाए टाइम की वजह से, कुछ ऐसा जैसे कहते हैं ना टाइम सबसे बलवान है, सबका आता है वो चीज़ है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को शौक था, मैंने सीखता गया। बाकी मैं यार इंटरनेट से सब कुछ बंदा कर सकता है, एडिटिंग करनी है किसी को, कैमरा, कुछ भी डायरेक्शन, कुछ भी करना ना, अगर आप में वो चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चाहे वो इंग्लिश है, चाहे आप चाइनीज़ सीखनी है, आप वो भी सीख सकते हो आप इंटरनेट से। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो बंदे सोचते हैं ना भाई हाँ इंग्लिश ही मेन है, मैं आपको बताता हूँ जितनी मेरे को आती है ना इंग्लिश, जितनी भी आती है, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, मैं सबसे ज़्यादा हिंदी उन्हीं के आगे बोलता हूँ जान के। अगर कोई कहे ना डिसरिस्पेक्ट करके हिंदी बोल रहे हो, तो यार तुम इंडिया में रह के तुम हिंदी नहीं मतलब बोलोगे, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आती है। दूसरी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज ही नहीं है वो। हाँ, उससे आप रीजनल लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, आप पंजाबी की बात कर सकते हैं, आप हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना जरूरी है। आजकल इंग्लिश के बेस पे ना जज करते हैं लोग, जज नहीं करना कभी किसी को, क्या पता वो नॉलेज में तुम्हारे से भी ज्यादा लेके स्किल में, आर्ट में, क्राफ्ट में, किसी भी चीज कभी इंग्लिश में जज ना करो। बाकी ये है कि भाई इंग्लिश बोलनी चाहिए, थोड़ी अपनी इमेज बनती है, कहते हैं मार्केट में ये चल रहा है आजकल, ये है कि हाँ इंग्लिश है तो फिर इसका लेवल ये है। बाकी मैं तो कहता हूँ भाई बंदे के अनुभव पे होता है सारा। तो कहीं ना कहीं जैसे लोग बोलते हैं या पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा लड़का एक दिन अपने पैर पे खड़ा होगा, जी जी। और भगवान की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपको बहुत जल्दी अपना कारोबार या काम स्टार्ट करना पड़ा, जी जी। और हो सकता है कि आप अपने पैर पे खड़े होने लायक ना भी हो, लेकिन आपको मजबूरन खड़ा होना पड़ा। ये जो आपका एक्सपीरियंस था, और आप अपने आप को दूसरे चाइल्ड से जब आप कंपेयर करते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे साथ ही क्यों, या फिर मैं इतने अर्ली एज में जॉब क्यों करना स्टार्ट कर दिया, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जी ये काफ़ी फील हुआ मेरे को, ये बात आपकी बड़ी सही लगी, मेरी क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मेरे को। बाकी ये चीज़ बड़े कम लोग पूछते हैं। मैं बताता हूँ कि मेरे को बड़ा फील होता था बचपन से ही कि यार मेरे साथ के जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, या फिर कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो मतलब टूर लगा रहे हैं, और मैं घर पे बैठा हूँ या फिर काम कर रहा हूँ, सिर्फ काम की तरफ फोकस है। तो मैं ना परेशान होता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट अब मेरे को समझ आता है कि उसके पीछे रीज़न था बड़ा तगड़ा, कि वो बंदे जो हैं उसमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग लिखी होती है ना। तो उसमें ये चीज़ होती है कि मेरे को ना काफ़ी कुछ पहले सीखने को मिल गया। जो बंदे 18 साल के होके सीखते थे वो मैं 12-13 साल में ही सीख गया। मार्केट में कैसे रहना है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे किसी से डील करनी है, वो चीज़ें। बाकी मेरे पापा भी मतलब अपना उनका बिजनेस था, वो अपना जैसे ट्रैक्टर रिपेयर का काम था उनका, और साथ में जनरेटर आते थे पहले ऐसे हैंड वाले ऐसे, तो वो अपने बनाते थे, वो अपने नाम से। उनका हाँ विनोद कुमार सानन के नाम से, यमुनानगर में बहुत सबसे अच्छे और सबसे बड़े मिस्त्री वही थे। उनका अपना गैराज, ऊपर कोठी, मेन मतलब सबसे बेस्ट उनका काम था पूरे वहाँ पे शहर में, पूरी हमारी सिटी में उनका काम बेस्ट था। बट वो किसी वजह से, जो भी भगवान ने लिखा होता है, जो भी करना होता है, शायद मेरे को उसी की वजह से सीख आनी थी, तब मैं अपनी लाइफ सुधार पाता आगे, अपनी मम्मी की भी। तो शायद इस वजह से सब कुछ हुआ। मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि जो हुआ था शायद अच्छे के लिए हुआ था। कई बंदे कहते हैं यार पापा एक्सपायर हो गए थे तो ये क्यों बोलता है, तो मैंने कहा क्या पता, उनकी लाइफ ऐसे लिखी थी है ना, तो मेरी लाइफ आगे कैसे होनी थी उससे मेरी लाइफ अटैच हो गई, तब मैं सीख पाया और मैं कर पाया। वरना अब तक मैं बिगड़ा होता या कुछ कर रहा होता, या फिर होता नहीं होता, गाड़ी तेज चला के कुछ भी हो सकता था, कुछ भी नुकसान हो सकता था। और जिस तरीके का आपका स्वभाव था, जैसे आपने बताया स्कूलिंग के दौरान आप लड़ाई झगड़े या इन सब चीज़ों में बहुत आगे थे, और
भगवान ने एक आपको डायरेक्शन दिया। अब दो तरीके के लोग होते हैं जिंदगी जीने के, सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो आप जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, कोशिश ना करो, एफर्ट ना मारो, या फिर जो भी डेस्टिनी में हो रही हैं चीज़ें उनको आप एक सोचो और एक नए डायरेक्शन लो, वहाँ से मोटिवेशन लो और सोचो कि जो चीज़ें हो रही हैं वो तो मैं अब बदल नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ से डायरेक्शन मिली, एक किक मिली कि नहीं अब मुझे संभालना है, अपने परिवार को आगे ले जाना है। बिल्कुल। तो आपका लेसन जो है, लाइफ लेसन, जो कि आपने बहुत कम उम्र में बहुत सारा काम किया, रोजी रोटी का इंतजाम करने के साथ साथ पैशन को फॉलो किया, क्योंकि उस दौरान हो सकता है कि आपको कोई भी काम देता तो उस डायरेक्शन में आप करते, क्योंकि मनी आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, लेकिन फिर भी आपने पैशन को भी जिंदा रखा और उसके साथ काम कर रहे हैं। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेन आजकल जो कि यूथ हैं जितने भी हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ बात समझा सकूँ, बट जितना मेरे को एक्सपीरियंस है या जितना मैंने देख लिया उतना मैं बता देता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि यार तुम ड्रीम मत बड़े देखो, या अगर तुम अपने से लिमिट से ज़्यादा तुम सोच रहे हो या तुम सपने देख रहे हो, सबसे बड़ी बात लोग टोकते हैं ना जब वहाँ पे, तो उनकी टोक मत सुनो तुम कभी भी कि यार तू हाँ तेरी लिमिट इतनी है, अगर तू हाँ फरारी नहीं ले सकता, तू फरारी क्यों सोच रहा है भाई, तू यहाँ ये जैगवार तक ठीक है, फरारी इतनी महंगी डबल होगी उससे। ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कभी भी। ड्रीम जितना तुम्हारा बड़ा होगा तुम उतने तक पहुँच सकते हो। मैं तो ये मानता हूँ कि जितना बड़ा तुम ड्रीम देख सकते हो देखो, और उस पर काम भी करो साथ में। ऐसे नहीं कि सिर्फ ड्रीम ही देख रहे हैं, बट ड्रीम देखना ज़रूरी है, उससे तुम्हें अपना पता लगेगा कि तुम लिमिटलेस हो। सब इंसान, सब बच्चे, सब लिमिटलेस है। ऐसा कोई दिमाग में नहीं है कि हाँ तुम इतना कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। बाकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है साथ में, बट जो बाहर से जो हम लोग सीखते हैं वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। क्या बात बोली है। और साहिल भाई कसम से दिल से बोलता हूँ, जितनी जो समय की मार ने आपको जितना मैच्योर बनाया है इतने कम उम्र में, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। जी। और इस चीज़ को आप बरकरार रखिए। आपने जितने भी मेहनत करी है उसका सफलताएं आपको मिलेंगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आशा करता हूँ कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने अच्छे और इतने मतलब अच्छे सवाल थे आपके। थैंक यू।